तो प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th का सेकंड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, है ना। सॉलिड स्टेट बच्चों जस्ट अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, सॉलिड स्टेट इस चैप्टर के बाद पढ़ाऊंगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों केमिकल काइनेटिक्स। सबसे फर्स्ट पॉइंट बनता है कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अपन लोग पढ़ेंगे क्या क्या, है ना। तो बच्चों मैं आप लोगों को यहां पे पढ़ाऊंगा। सबसे फर्स्ट आप लोगों को बताऊंगा रेट के बारे में एंड रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद रेट कांस्टेंट, फिर इसके बाद आप लोगों को पढ़ाया जाएगा ऑर्डर, रेट लॉ और ऑर्डर के बारे में बताया जाएगा। फिर इसके बाद मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बच्चों बताया जाएगा। फिर इसके बाद ऑर्डर में स्पेशली आप लोगों को बताया जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन, इन सब के बारे में और उन पे बेस्ड अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस। फिर इसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा बच्चों कोलिजन थ्योरी, जिसमें आएगा आर्हेनियस इक्वेशन एंड वॉन हॉफ इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो ये है अपने चैप्टर का रिजल्ट, निष्कर्ष। इतना ही अपने को पढ़ना है। और बच्चों इतना पढ़ने के बाद आपके बोर्ड 12th बोर्ड के जितने क्वेश्चंस इस चैप्टर से आएंगे सारे बन जाएंगे। नीट और जेई के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या आने वाले क्वेश्चंस, बच्चों 100% वीडियो के ही क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ओके बच्चों, तो उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। सबसे फर्स्ट पॉइंट बनता है कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। केमिकल काइनेटिक्स बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है ना, जिसके अंतर्गत अपन लोग क्या पढ़ेंगे, किसी भी रिएक्शंस की रेट, है ना। रेट कहने का मतलब बच्चों स्पीड के बारे में, ओके। और उस रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एंड उसके मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों, वही होता है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं बच्चों रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर एंड उसके मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये बनता है बच्चों कि रेट क्या होता है। रेट, कोई भी चीज कहीं भी आपको रेट निकालना है ना, रेट क्या होगा। तो रेट बच्चों टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी क्वांटिटी, चाहे वो कंसंट्रेशन हो, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, है ना, उसमें जो चेंजिंग होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, किसी भी क्वांटिटी में जो चेंजिंग होगा बच्चों, वही कहलाता है रेट। लेकिन अगर रिएक्शन का रेट निकालना है तो वो जो क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी के प्लेस पे अपन लोग बच्चों क्या रखेंगे, कंसंट्रेशन रख सकते हैं या प्रेशर रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट बनता है कि रेट क्या होता है। तो इन सबको अपन लोग नोट कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे आप लोग को बताता हूं। अब ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of rate, comma, factor affecting of rate, comma, factor affecting of rate, comma, and its mechanism is called as chemical kinetics। तो बच्चों केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत अपन लोग रेट के बारे में, रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में और उसके मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। इसी को अपन लोग केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब पॉइंट बनता है सर रेट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों रेट के बारे में। रेट तो मैंने अभी जस्ट आप लोग को बताया कि किसी भी सब्सटेंस के किसी भी क्वांटिटी में जो चेंजिंग होती है
उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? रेट बोलते हैं। द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रेट, है ना बच्चों? तो रेट क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस की किसी भी क्वांटिटी में जो चेंजिंग होता है, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे वो एरिया हो, कुछ भी हो, टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंजिंग होगा, है ना? द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस with respect to time is called as rate। तो टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी में जो चेंजिंग होती है बच्चों, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? रेट। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शंस के रेट, है ना? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कि किसी केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन ले अगर आप लोग बोल रहे हैं बच्चों, तो वहां पे जो क्वांटिटी है उसको अपन लोग प्रेशर एंड कंसंट्रेशन बोलेंगे, ठीक है? बस सेम टू सेम। तो बोलेंगे द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्योंकि बच्चों रिएक्टेंट होगा रिएक्शन में या तो प्रोडक्ट होगा, तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में, या आप लोग यहां पे प्रेशर भी बोल सकते बच्चों, तो कंसंट्रेशन या प्रेशर में टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंजिंग होगा उसे अपन लोग क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। तो द चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या अपन लोग बोल सकते हैं इन पर यूनिट टाइम, इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? देखिएगा बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन चाहे आप कंसंट्रेशन लीजिए या आप लोग प्रेशर लीजिए, टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंजिंग होगा उसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? किसी भी रिएक्शन का रेट। एक पॉइंट ये होता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी रिएक्शन का रेट बच्चों कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। मतलब रेट हमेशा वैल्यू पॉजिटिव में ही रहेगा, कभी उसका वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगा। बट कंसंट्रेशन बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो रेट होगा वो ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। तो नोट पॉइंट क्या बन सकता है, क्या बनेगा कि रेट कैन नेवर बी नेगेटिव बट कंसंट्रेशन कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है? क्योंकि बच्चों उसका फॉर्मूला जस्ट जो आने वाला है वो अभी उसके फॉर्मूला में ही अपने को पता चल जाएगा। तो बच्चों रिएक्शन का रेट बोलूं या रेट बोलूं, आप समझ जाइएगा कि रिएक्शन के लिए ही नवीन सर बात कर रहे हैं। तो देखिएगा रेट इक्वल टू क्या होगा बच्चों? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो बच्चों रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो उसके कंसंट्रेशन में चेंजिंग, या आप लोग प्रेशर भी यहां बोल सकते हैं, में जो चेंजिंग होगा अपॉन टाइम टेकन, है ना बच्चों? तो अगर टाइम को अपन लोग 1 मिनट या 1 सेकेंड या 1 आवर मान लेते हैं, है ना, तो वहां पे जो कंसंट्रेशन में चेंजिंग या प्रेशर में जो चेंजिंग होगा वही क्या होगा बच्चों? रेट, है ना। तो पर यूनिट टाइम में रेट या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या प्रेशर में जो चेंजिंग होता है वही रेट होता है बच्चों। पॉइंट ये बनता है कि रेट कैन नेवर बी
नेगेटिव। बच्चों रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट कंसंट्रेशन कैन बी, लेकिन कंसंट्रेशन जो होता है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन कंसंट्रेशन पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखिएगा अब अगर हमको रेट, जैसे मान लीजिए कभी भी आपने कंसंट्रेशन में चेंज नहीं निकाला और यहां पे आपने उसका रेशियो लिया टाइम से, तो मान लीजिए यहां डाटा नेगेटिव आ रहा था, रेट किस में आ रहा था, नेगेटिव, लेकिन रेट तो नेगेटिव में डाटा तो आएगा नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां साइन पहले से आगे क्या लगा देंगे, माइनस। तो माइनस और माइनस मिलके क्या साइन हो जाएगा, प्लस। तो रेट किस में आ जाएगा, प्लस। अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन अपॉन टाइम का रेशियो पहले से ही पॉजिटिव में है, तो क्या हम लोग यहां पॉजिटिव बाहर रखेंगे, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव रेट पॉजिटिव ही बनाएगा। ठीक, तो यहां पे मैं आगे लगा दे रहा हूं फॉर्मूले में बच्चों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन का रेशियो बच्चों नेगेटिव में आ रहा है, तो बाहर साइन क्या लगेगा, माइनस। अगर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन का रेशियो पॉजिटिव आ रहा है, तो बाहर साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है? तो ये पॉइंट अपने को याद रखना है कि रेट कभी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन कंसंट्रेशन पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ रेट, रेट के बारे में। रेट के कितने टाइप्स होते हैं? मेनली बच्चों रेट 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इनिशियल रेट, सेकेंड एवरेज रेट, थर्ड इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। तो कौन कौन सा रेट बच्चों, इनिशियल रेट, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। इनिशियल रेट क्या होता है बच्चों, इनिशियली रिएक्शन जब स्टार्ट किया है तो वहां पे जो रेट होता है उसी को अपन लोग बोलते हैं क्या बच्चों, इनिशियल रेट। तो इनिशियल रेट कोई मतलब का नहीं है, अपने को 2 रेट स्पेशली पढ़ना है। फर्स्ट बच्चों एक एवरेज रेट एंड सेकेंड इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एवरेज रेट और सेकेंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट है ना, एवरेज रेट इसे अपन लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं RAV से, है ना। मान लीजिए बच्चों मैंने एक रिएक्शन लिया जिसमें रिएक्टेंट कैपिटल A है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है कैपिटल B। ठीक है, अभी आपको पता है रिएक्शन स्टार्ट जब हुआ ही नहीं है तो क्या प्रोडक्ट बना रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं। मतलब अभी इनिशियली सब रिएक्टेंट ही है। तो एट टाइम t इक्वल टू 0, एट टाइम t इक्वल टू 0 पे मैंने इसी कंसंट्रेशन बच्चों मान लिया स्मॉल a, तो अभी b कितना है बच्चों, 0 है। a का कंसंट्रेशन अभी इनिशियली कितना है, स्मॉल a, है ना, और अभी प्रोडक्ट नहीं बना बच्चों। ठीक, तो अब मैंने टाइम t पे देखा इस रिएक्शन को, तो एट टाइम t पर, t टाइम पे देखा मैंने कि इसमें से कुछ ये जो रिएक्टेंट है ये कुछ डिसोसिएट हुआ होगा, और जितना यहां डिसोसिएट होगा उतना यहां प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो मैंने मान लिया कि x, चाहे वो मोल रहा हो चाहे कंसंट्रेशन रहा हो मोल पर लीटर, यहां से डिसोसिएट हुआ और यहां पे x फॉर्मेशन किया। तो a में से कितना डिसोसिएट हुआ बच्चों, x, यहां कितना बना, x। क्यों 1:1 पे ही क्यों बन रहा है, क्योंकि बच्चों यहां पे जो स्कायोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1:1 का ही है ना। यहां पे 1 है स्कायोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहां पे भी 1। तो अगर यहां पे x डिसोसिएट होगा तो यहां पे x ही बनेगा। लेकिन अगर यहां 2 होता तो यहां 2x बनता, 3 होता 3x बनता, n होता तो nx बनता। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों कि जो A है रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, डिसअपीयरेंस हो रहा है, खत्म हो रहा है। एंड जो B हो रहा है, B है वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ धीरे धीरे बन रहा है ना, धीरे धीरे क्या हो रहा है, B बन रहा है। तो इसको अपन लोग बोल सकते हैं A के बारे में कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। तो B के बारे में क्या लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, क्योंकि B सब टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है एंड A टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। तो अगर A के बारे में बात किया जाए, फॉर
रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट के बारे में बात किया जाए, है ना, तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ ए। तो रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ ए क्या होगा? देखिएगा, ए का फाइनली कंसंट्रेशन कितना है? ए माइनस एक्स। बाद में कितना है? इनिशियल कितना है? ए का फाइनल कंसंट्रेशन कितना है? ए माइनस एक्स। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? ए। तो देखिएगा बच्चों कितना आएगा? ए माइनस एक्स फाइनल है, और इनिशियल कितना है? माइनस ए अपॉन टाइम टेकन। टाइम कितना बच्चों? T2 माइनस T1। तो T2 कितना है? T है, और T1 कितना? 0 है, तो T माइनस 0। देखिएगा बच्चों कितना आएगा? A से A कैंसिल, माइनस एक्स अपॉन टी। आपको अभी जस्ट मैंने बताया, आपको जस्ट मैंने अभी बताया बच्चों कि कभी भी रेट नेगेटिव में नहीं आता, कभी भी रेट नेगेटिव में नहीं होता है, कभी भी नहीं होता। तो यहां पे तो डाटा नेगेटिव आ रहा है, इसलिए बच्चों हम लोग यहां पे साइन क्या लगाएंगे? साइन क्या लगाएंगे? आगे माइनस लगाएंगे। तो यहां पहले से आप लोग साइन क्या लगा देंगे? माइनस, है ना। तो इसे अपन लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि माइनस ए का कंसंट्रेशन, ए का कंसंट्रेशन, है ना, में चेंजिंग, डेल्टा मतलब चेंजिंग को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तो माइनस आगे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये समय के साथ डिसोसिएट हो रहा, खत्म हो रहा है, एंड डेल्टा ए मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंजिंग। ये जो ब्रैकेट से बंद बच्चों ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ए के कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग। अब बी के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे? तो बी के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? बी टाइम के साथ अपीयर हो रहा है, तो इसलिए लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। बी के अपीयरेंस की जो रेट है, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे बच्चों? बी का फाइनल कंसंट्रेशन कितना है? एक्स। इनिशियल कितना है? 0। तो फाइनल माइनस इनिशियल, एक्स माइनस 0 अपॉन फाइनल टाइम कितना है? टी, एंड इनिशियली टाइम कितना था? 0, टी माइनस 0। अब देखिएगा बच्चों, जब आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, x माइनस 0 कितना आएगा? प्लस एक्स अपॉन टी। तो आपको देखने को मिल रहा है यहां पे जो b का रेट है वो पहले से प्लस में आ रहा है। तो क्या आप लोग आगे साइन माइनस लगाएंगे? क्या नहीं, कभी नहीं। तो इसलिए साइन आप पहले से यहां प्लस लगा देंगे, है ना। तो प्रोडक्ट टाइम के साथ बन रहा है, अपीयर हो रहा है, इसलिए उसके आगे क्या लगाते हैं? प्लस साइन। और जो रिएक्टेंट होता है बच्चों, वो टाइम के साथ क्या हो रहा है? डिसअपीयर हो रहा है, इसलिए उसके आगे क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो ये है, इसको अपन लोग कुछ ऐसे, तो ये कितना आएगा बच्चों? x अपॉन टी, x अपॉन टी। इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? b का जो कंसंट्रेशन है डेल्टा b, b के कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग प्लस, है ना। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इक्वल टू होगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इक्वल टू माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एक्स बाई टी। यहां पे भी उतना ही आएगा और यहां पे भी उतना ही आएगा, है ना। अब हम लोग बात करें बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन, तो पूरी रिएक्शन का रेट तो वही रहेगा, चाहे आप इसका रेट देखें ए का, चाहे आप बी का देखें, तो पूरी रिएक्शन का रेट वही रहेगा। कितना? तो मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन कितना रहेगा बच्चों? माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इक्वल टू कितना है बच्चों? एक्स बाई टी। तो ये पूरी रिएक्शन की रेट है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको बच्चों एवरेज रेट समझ में आया। तो एवरेज रेट क्या होता है? दो अलग अलग टाइम और दो अलग अलग कंसंट्रेशन का रेशियो, है ना बच्चों, एवरेज रेट होता है। एक टाइम T1 मान लीजिए, एक टाइम T2 मान लीजिए। T2 टाइम पे जो कंसंट्रेशन है और T1 टाइम पे जो कंसंट्रेशन है,
तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल वाला टाइम माइनस इनिशियल टाइम, दोनों का रेशियो। अगर बच्चों वो टाइम के साथ डिसअपीयर हो रहा है तो आगे साइन आप माइनस लगाएंगे, अगर वो टाइम के साथ अपीयर हो रहा तो आगे साइन प्लस लगा देंगे। तो ये होता है किसी भी रिएक्शन का एवरेज रेट। ओके, अब हम लोग देखते हैं बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। इंस्टेंटेनियस रेट, जैसे मान लीजिए कोई एक रिएक्शन चल रही थी, कोई एक रिएक्शन चल रही थी। अब मैंने अचानक से आपसे पूछा बच्चों, इस टाइम पे अचानक से टाइम दिया, मैंने फिक्स एक टाइम दिया, मैंने बोला इस टाइम पे इसका रेट बताइए। तो क्या एक स्पेशली टाइम बोला ना, क्या मैंने दो अलग अलग टाइम बोला आपसे? नहीं, मैंने एक स्पेशली टाइम आपसे बोला कि इस टाइम पे बताइए रेट क्या होगा। तो बच्चों अगर एक स्पेशली टाइम पे कभी भी रेट पूछा जाए, है ना, तो उस रेट को अपन लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। तो क्या डिफिनीशन बनेगा? द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी टाइम, किसी भी एक स्पेशल टाइम पे, किसी भी टाइम पे अचानक से पूछ लिया जाए, उसे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों RINS। तो RINS इंस्टेंटेनियस रेट। तो क्या होता है इंस्टेंटेनियस? द रेट ऑफ रिएक्शन at any time is called as instantaneous rate, है ना। तो किसी भी टाइम पे अगर रिएक्शन का रेट पूछ लिया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। आगे देखते हैं इसको, जैसे मान लीजिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उसको कैसे लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग लिखते कैसे हैं वो देखने जा रहे हैं। तो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया, फिर से वही A गिव्स आउट B, A गिव्स आउट B। टाइम t इक्वल टू 0 पर इसका कंसंट्रेशन मैंने बच्चों ले लिया, इसका कंसंट्रेशन मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन A है, यहां 0 रहेगा। अब टाइम t इक्वल टू t पर इसमें से कुछ ना कुछ डिसोसिएट होगा। A में से मान लीजिए बच्चों X डिसोसिएट हुआ तो यहां पे कितना बनेगा? X बनेगा, है ना। जैसे जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया था। अब अगर मान लीजिए आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है A का या B का इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, किसी का इंस्टेंटेनियस रेट निकालना किसी भी टाइम पे, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए का इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखेंगे बच्चों, है ना। तो हम लोग लिखते हैं इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट टेंस टू 0, लिमिट टेंस टू 0। ये रिप्रेजेंट करता है कि एक छोटी से टाइम पे, एक स्पेशली टाइम पे आपसे रेट के बारे में पूछ रहा है, तो लिमिट टेंस टू 0। ठीक है बच्चों, देखिएगा अब एकदम सेम टू सेम, मतलब जैसे हम लोग एवरेज रेट नहीं होता है, तो एवरेज रेट के आगे अगर आप लोग लिमिट टेंस टू 0 लगा देंगे तो बच्चों वो आपको ये बता देगा कि ये इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के आगे आपको पता है साइन क्या लगाएंगे? माइनस डेल्टा ए के कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग, है ना। या अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट बी का निकालना बच्चों, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ बी, तो क्या बताएंगे? लिमिट टेंस टू 0, लिमिट टेंस टू 0 प्लस, क्योंकि बी प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट टाइम के साथ अपीयर हो रहा, तो इसलिए उसके आगे साइन क्या लगा दिया हूं? प्लस लगा दिया हूं। बी के कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग। तो बच्चों ये है ए का इंस्टेंटेनियस रेट और ये है बी का इंस्टेंटेनियस रेट। तो कभी भी किसी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का अगर इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करना है बच्चों, तो हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज पे देखने को मिलेगा, इसी तरीके से लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट। तो बच्चों इसी तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, एक तरीका और भी है।
आप लोग बच्चों यहां डेल्टा हटा के अगर डी लिख देते हैं, डी मतलब एक बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन और स्मॉल टाइम, तो बच्चों आपका लिमिट टेंस टू जीरो ये हट जाएगा। लिमिट टेंस टू जीरो मतलब भी होता है कि वो स्मॉल की रिप्रेजेंट करता है, एक छोटा सा टाइम, एक छोटा सा कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों आप लोग इसको लिखिए, या अगर आप लोग नहीं लिखना चाहते हैं तो बच्चों आप लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए के कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग। बच्चों ये भी इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करता है। डी 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 अगर डेल्टा लिख दिए तो बच्चों वो होता है, डेल्टा सिर्फ लिखा गया है तो वो एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करता है, और अगर डी लिखा है तो वो इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करता है। या आप लोग इसे और भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस डी बी के कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन डी टी टाइम में छोटा सा चेंजिंग। ठीक है बच्चों, तो ये है किसी भी रेट का, किसी भी रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, तो बच्चों आप लोग को समझ में आया रेट क्या होता है, रेट कितने टाइप्स के होते हैं। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा हूं किसी भी रिएक्शन को, जो एवरेज रेट होते हैं, जो इंस्टेंटेनियस रेट होते हैं, और जो इनिशियल रेट होते हैं, अगर उनका ग्राफ बनाया जाए रिएक्टेंट्स के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए तो ग्राफ कैसे बनेंगे, उसी को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो देखिएगा बच्चों, हमने एक रिएक्शन लिया जिसमें रिएक्टेंट R है एंड प्रोडक्ट P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिएक्टेंट क्या है, R, रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, प्रोडक्ट को P से। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पर इनिशियली टाइम में इसकी कंसंट्रेशन अपन लोग क्या ले रहे हैं, A। अभी क्या बताइए, प्रोडक्ट बना है क्या, बिल्कुल नहीं बना यार, अभी तो शुरुआत में 0 रहेगा प्रोडक्ट। अब हमने जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं, ये धीरे 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 समय के साथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा, और ये धीरे धीरे प्रोडक्ट बनेगा। तो टाइम t इक्वल टू t1 टाइम पे बच्चों मैंने क्या किया, इसका कंसंट्रेशन A में से थोड़ा सा घटा होगा, A माइनस एक्स, जिसे मैं बोल रहा हूं A1। तो t1 टाइम पे मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया, A1। यहां पे कितना बना, कुछ थोड़ा बहुत बना होगा, जहां जितना यहां से घटेगा उतना यहां बनेगा। तो मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन कितना बना बच्चों, B1। फिर अलग टाइम हमने दिया, टाइम t इक्वल टू t2 पर, तो t2 टाइम पे इसका थोड़ा बहुत और डिक्रीज हुआ होगा, तो ये इस कंसंट्रेशन कितना हो गया, A2, और प्रोडक्ट कितना बनेगा, थोड़ा सा और ज्यादा बन जाएगा, तो प्रोडक्ट कितना बन गया बच्चों, B2। तो आपको ये बताना है कि B1 बड़ा है या B2, तो B2 बड़ा है, क्योंकि बच्चों ये समय के साथ बन रहा है धीरे धीरे, तो ये ज्यादा बना होगा, B1 थोड़ा सा कम रहा होगा। अगर मैं बात करूं A1 और A2 में, तो बच्चों A1 ज्यादा था, A2 कम था। क्यों, क्योंकि ये समय के साथ थोड़ा सा कम हो गया है ना। तो अगर मैं एवरेज रेट निकालूं रिएक्टेंट का या एवरेज रेट निकालूं प्रोडक्ट का, तो आपको पता है एवरेज रेट क्या करते हैं, कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग, ऐसे तो करते हैं। तो A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1। तो किसी भी दो टाइम का चेंजिंग और दो कंसंट्रेशन का चेंजिंग आप लोग रेशियो लेंगे तो बच्चों वो उसका एवरेज रेट हो जाएगा। ऐसे अगर प्रोडक्ट का आपको रेट एवरेज रेट निकालना है तो B2 माइनस B1 अपॉन T2 माइनस T1। लेकिन बच्चों आपको देखना है, आपको पता होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव में नहीं होता है। अब आप छोटे में से अगर ज्यादा वैल्यू घटाएंगे तो माइनस आएगा साइन, इसलिए उसके रिएक्टेंट के आगे अपन लोग पहले से क्या रख देते हैं, माइनस रख देते हैं। उसी तरीके से इसमें बड़े में से ज्यादा घटाएंगे तो साइन प्लस में ही आएगा, हाँ, इसलिए आगे साइन क्या करते हैं, प्लस ही रखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे बनेगा। जब रिएक्टेंट t इक्वल टू 0 टाइम पे था तो बच्चों वहां पे रिएक्टेंट मैक्सिमम था। मतलब अगर देखा जाए ग्राफ देखिएगा, जब टाइम t इक्वल टू टाइम है बच्चों, ये टाइम के बीच ग्राफ है, ये टाइम है और ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है। जब टाइम t इक्वल टू बच्चों क्या था, 0 था, तो वहां पे कंसंट्रेशन सबसे हाईएस्ट था रिएक्टेंट का, और वो कितना था बच्चों, मान लीजिए यहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन A था। धीरे 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 टाइम इंक्रीज कर रहा, रिएक्टेंट क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। और बच्चों रिएक्शंस के अंदर जो
ग्राफ बनेगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, वो एक्सपोनेंशियली ग्राफ बनेगा, मतलब वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, कुछ इस तरीके से डिक्रीज करता है। ठीक है, आगे देखिएगा T1 टाइम, मान लीजिए इस टाइम, ये टाइम क्या था, T1 टाइम है ना, तो इस टाइम पर देखिएगा कंसंट्रेशन कितना था रिएक्टेंट का, A1 था, कितना था, A1 था। आगे और टाइम बढ़ा होगा, T2 टाइम हुआ होगा बच्चों, तो देखिएगा कंसंट्रेशन कितना हो गया है, A2 हो गया। ये रिएक्टेंट है, T1 टाइम पे कंसंट्रेशन A1 है और T2 टाइम पे कंसंट्रेशन कितना है, A2। तो अगर इस रिएक्टेंट के लिए अगर अपने को एवरेज रेट निकालना बच्चों, एवरेज रेट तो कैसे निकालेंगे, माइनस आगे साइन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि माइनस इसलिए लगाएंगे, आपको पता है कि रिएक्टेंट के लिए फाइनल कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है ना, तो डेल्टा ए की कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग, तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, और माइनस ब्रैकेट में A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1। तो बच्चों ये रिएक्टेंट के लिए क्या हो गया, एवरेज रेट हो गया। अब देखिएगा ये एवरेज रेट ऐसे लिखेंगे, A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1, आगे साइन माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये टाइम के साथ धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। अब बात किया जाए इसमें इंस्टेंटेनियस रेट का, एवरेज रेट के लिए आपको पता है कि दो अलग अलग टाइम, दो अलग अलग कंसंट्रेशन, अपने को इंस्टेंट एवरेज रेट पता चल जाता है। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट के लिए सोचिए, क्या अचानक से कभी पूछ लिया जाए कि इस रिएक्शन में कितना रेट है, तो क्या वो इंस्टेंटेनियस रेट निकलेगा? हाँ। तो अगर इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो मैंने एक आपको स्पेशली फिक्स टाइम दिया बच्चों, इस टाइम पे आपको रेट निकालना है ना। तो इस टाइम पे देखिएगा कंसंट्रेशन कितना है, मान लीजिए यहाँ है कंसंट्रेशन, ये टाइम है, ये टाइम टी है बच्चों, और ये कंसंट्रेशन है ना। तो हम लोग छोटे से टाइम को dt बोलेंगे और छोटे से कंसंट्रेशन को dc बोल देंगे, है ना। तो देखिएगा ये है, मैंने ग्राफ एक लाइन खींचा इस लाइन से मिलाती हुई, ठीक। ये देखिएगा बच्चों, ये छोटा सा जो टाइम है, छोटा सा, इसको थोड़ा सा जूम कर दीजिए अच्छे से, ये जो छोटा सा टाइम है इसे अपन लोग dt बोल रहे हैं, और ये छोटा सा कंसंट्रेशन में चेंजिंग इसे क्या बोल रहे हैं बच्चों, dc, है ना। तो आपको रेट पता है क्या होता है बच्चों, रेट अगर किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी रिएक्शन में इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो कैसे बोलते बच्चों, माइनस लिमिट टेंस टू 0, है ना, डेल्टा, क्योंकि यह रिएक्टेंट है तो आगे साइन क्या लगेगा, माइनस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग, या इसे अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, डी से, इतने को अपन लोग डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आर अपॉन डी टी। देखिएगा बच्चों, तो यहां पे कंसंट्रेशन कितना है, डीसी, और टाइम में चेंजिंग कितना है, dt। तो इसे अपन लोग लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू कैसे आएगा, माइनस डीसी बाई dt। कंसंट्रेशन में थोड़ा सा चेंजिंग डीसी अपन लोग बोल दिए हैं, टाइम में थोड़ा सा चेंजिंग dt बोलेंगे, तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है बच्चों, कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग। कंसंट्रेशन में चेंजिंग कितना है, डीसी है, और टाइम में चेंजिंग कितना है, dt है, रिएक्टेंट है इसलिए आगे साइन माइनस लगा दिया, है ना। अच्छा ये बताइए कंसंट्रेशन किस एक्सिस पे रखा गया है, वाई एक्सिस पे, और टाइम किस एक्सिस पे रखा गया, एक्स एक्सिस पे। तो आपको दिखाई पड़ रहा है dy बाई dx, और इतने को क्या बोलते हैं अपन लोग, dy बाई dx, स्लोप होता है बच्चों। तो ये पार्ट क्या हुआ, स्लोप, तो इसको लिख सकते हैं माइनस स्लोप के इक्वल होगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट किसके इक्वल होता है, स्लोप के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये था बच्चों रिएक्टेंट के लिए ग्राफ, इस रिएक्टेंट के लिए एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट का ग्राफ हुआ। अगर प्रोडक्ट के लिए ग्राफ बनाना बच्चों, प्रोडक्ट के लिए आपको पता है बच्चों, प्रोडक्ट में टाइम और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ बनाना है, ठीक। आपको पता है कि शुरुआत में जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट क्या था, 0 था। धीरे 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 टाइम बढ़ेगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट बनेगा, बन रहा है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कुछ इस तरीके से लगातार बढ़ता जाएगा, कभी ना कभी टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि बच्चों रिवर्सिबल है, तो कभी ना कभी इस रिएक्शन में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो वहां पे रेट कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो देखिएगा बच्चों, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ऐसा कुछ ग्राफ है ना। आपको पता है बच्चों, जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो वहां पे कंसंट्रेशन भी क्या है, 0 है। जब टाइम हमने देखिएगा t1 टाइम लिया तो यहां पे कंसंट्रेशन क्या हो गया, प्रोडक्ट का b1 हो गया। टाइम देखिएगा बच्चों, आपने क्या लिया, t2, तो कंसंट्रेशन कितना हो गया, b2, है ना। तो जब टाइम बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है। तो एक किसके बीच ग्राफ है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ है बच्चों। तो अगर इसका एवरेज रेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एवरेज रेट आर एवरेज इक्वल टू कैसे निकालेंगे बच्चों, इक्वल टू प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट है टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, प्लस डेल्टा मतलब चेंजिंग किसमें, कंसंट्रेशन किसके, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग। ओके बच्चों, या इसे अपन लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस B2 माइनस B1 अपॉन T2 माइनस T1, कंसंट्रेशन B2 माइनस B1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अगर इसी ग्राफ में अपने को निकालना है क्या बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट तो बहुत आसान होता है, कुछ ना करिए, दो अलग अलग कंसंट्रेशन लीजिए, दो अलग अलग टाइम लीजिए, कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग आप इजिली कर सकते हैं। अगर रिएक्टेंट है तो आगे साइन माइनस लगा देंगे, प्रोडक्ट है तो आगे साइन प्लस लगा देंगे। तो एवरेज रेट तो इजिली निकल सकते हैं, एवरेज रेट अपन लोग इजिली निकाल सकते हैं। अब इंस्टेंटेनियस रेट समझ लीजिएगा बच्चों। इंस्टेंटेनियस रेट, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक टाइम दे दिया, इस टाइम पे आपको रेट निकालना है, एक स्पेशली टाइम, छोटा सा टाइम दिया कि इस पे आप रेट निकालिए, है ना बच्चों। तो वहां पे छोटा सा कंसंट्रेशन देखिए, छोटा सा कंसंट्रेशन और छोटा सा टाइम, छोटा सा टाइम को अपन लोग dt बोलेंगे और छोटे से कंसंट्रेशन को अपन लोग क्या बोलेंगे, dc, है ना। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए इस टाइम पे कंसंट्रेशन, इस टाइम t, इस पे कंसंट्रेशन c रहा होगा। तो अब वहां पे कंसंट्रेशन में चेंजिंग लेना है रेट निकालने के लिए, तो छोटा सा चेंजिंग अपन लोग क्या बोलेंगे, dc। मैंने फिर से वही एक लाइन खींचा, है ना बच्चों, ऐसा उस पॉइंट से मिलाते हुए लाइन खींचा, ये छोटा सा टाइम है बच्चों dt और ये छोटा सा कंसंट्रेशन है dc, छोटा सा कंसंट्रेशन है क्या है, dc, है ना। और इसी टाइम पे अपने को क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो छोटा सा टाइम dt, छोटा सा कंसंट्रेशन dc। तो आपको पता है इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालेंगे बच्चों, RINST इक्वल टू लिमिट टेंस टू 0 लिखिए, या तो डी के टर्म में लिखिए। तो क्या लिखेंगे, चूंकि ये प्रोडक्ट के लिए है तो प्लस dc बाई dt, है ना बच्चों, प्लस dc बाई dt। अब आपको पता है बच्चों, जो कंसंट्रेशन है वो किस एक्सिस पे रखा गया, y एक्सिस पे, और जो टाइम है वो किस एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है। dc बाई dt मतलब dy बाई dx, और dy बाई dx क्या होता है, स्लोप के इक्वल होता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट किसके इक्वल होगा, प्लस स्लोप के इक्वल होगा प्रोडक्ट के लिए, जबकि रिएक्टेंट में इंस्टेंटेनियस रेट माइनस स्लोप के इक्वल होगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया। ओके बच्चों, तो ये था केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें मैंने आज आप लोगों को क्या पढ़ाया बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अपन लोग क्या पढ़ते हैं, रेट क्या होता है और रेट में कितने टाइप्स होते हैं। एक इनिशियल रेट, जब टाइम t इक्वल टू 0 होता है बच्चों, तो वहां पे जो रेट होती है उसे अपन लोग इनिशियल रेट बोलते हैं। तो सर इनिशियल रेट में कंसंट्रेशन तो उसमें जरा सा भी चेंजिंग नहीं होता है, कुछ बदलता ही नहीं है, तो क्या इनिशियल रेट 0 होगा, 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है बच्चों। आप लोगों को पता है जब भी कहीं कुछ भी रेसिंग होती है, बाइक मान लीजिए रेस करते हैं, तो इनिशियल रेट आप लोगों को पता है, जो रेसर्स होते हैं वो रेसर्स अपने बाइक का एक्सीलरेटर पहले से ही लेते रहते हैं, है ना, क्योंकि वो उनको अपना रेस बनाना रहता है, और रेस बनाने के लिए वो अपने एक्सीलरेटर को पहले से लेते रहते हैं, ब्रेक लगाए रहते हैं, एक्सीलरेटर लेते हैं बच्चों, वो अपना इनिशियली रेट बढ़िया से मेंटेन कर रहे हैं बच्चों। तो वहां पे इनिशियल रेट उनका 0 नहीं है, क्लियर है, वो
अगर अब एक्सीलेटर ही मान लीजिए स्लो रहेगा यार, तो क्या बाइक तुरंत अच्छे से तेज भगा ले जाएंगे क्या? नहीं। तो उनका इनिशियल रेट बढ़िया था, जितना ज्यादा एक्सीलेटर लेंगे बच्चों उतना ज्यादा उनका इनिशियल रेट बढ़िया रहेगा, है ना। अब जैसे तुरंत ब्रेक हटाते हैं, फटाक से स्पीड से बाइक निकलती है ना। तो वो तो उनका इनिशियल रेट होता है। उसी तरीके से रिएक्शंस जब भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने जाती है बच्चों, तो किसी रिएक्शन में इनिशियल रेट 0 रहता है, लेकिन किसी रिएक्शन के अंदर इनिशियल रेट थोड़ा बहुत होता है। किसी में बहुत ज्यादा होता है, किसी में थोड़ा सा होता है, किसी में मीडियम होता है, किसी में होता ही नहीं है। तो ये होता है इनिशियल रेट, है ना। अगला एवरेज रेट, अलग अलग टाइम अलग अलग कंसंट्रेशन पे पूछ लिया जाए एवरेज रेट, एक स्पेशली टाइम देकर के पूछ लिया जाए इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको इनिशियल रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस की यूनिट्स, है ना। प्रेशर के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन सीखेंगे, मतलब उसका यूनिट कन्वर्जन किस तरीके से किस किस टर्म में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को लिख सकते हैं, फिर उस पर बेस्ड अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस, तो नीट और जेई में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा, है ना बच्चों। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके बच्चों, बाय।